वो पूरे संसाधनों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको नजर आ रहा है जैसे वो आपकी सेवा के लिए ऐसा करना चाहते हैं, जबकि असलियत में वो अपना एजेंडा 2030 लागू करना चाहते हैं। तो 2030 तक आपकी जमीनों का अधिकार, आपके बच्चों का अधिकार, आपके ट्रांसपोर्ट का अधिकार, वो सब कुछ लेना चाह रहे हैं, और इसी की खिलाफत में जनता सरकार मोर्चा खड़ा हुआ है। तो अब एक बार बार जिक्र करते हो आप रोथस्चाइल्ड फैमिली का, और ये एक्चुअल में ये कौन लोग हैं? रोथस्चाइल्ड फैमिली जो है, क्या यही इल्यूमिनाती है? नाम इनका आप कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेनली ये समुद्री लुटेरे हैं, मतलब इनके जो पुरखे थे वो समुद्री लुटेरे थे। जब समुद्र के रास्ते हम लोग व्यापार किया करते थे, क्योंकि भारत में कपड़ा, मसाले और दूसरे खाद्यान्न बहुत होते थे। अगर आप हमारी किताब रुपया मतलब मूल्य का मापक या शोषण का साधन, अगर उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें आंकड़े दिए हुए हैं हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ही, यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, कि जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, उस टाइम पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर इंडिया और चाइना का कंपटीशन चल रहा है। कभी इंडिया फर्स्ट आ रहा है और चाइना सेकंड, कभी चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड। और इंग्लैंड और अमेरिका उस पहले 15 देशों की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। जैसे ही वो एंटर करते हैं, धीरे धीरे वो लोग ऊपर आना शुरू करते हैं ग्राफ में, और फिर हमारा आंकड़ा एक टाइम ऐसा आता है जब 1947 में वो लोग यहाँ से जाते हैं तो वो ऊपर आ चुके हैं और इंडिया नीचे आ चुका है। मतलब वो पूरा दिखाया हमने उस किताब के अंदर एक्सप्लेन करके, मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे गाड़ी में भी रखा हुआ है। तो इस तरह से इन समुद्री लुटेरों ने एक बड़ा गेम खेला। जब इन्होंने देखा कि ये लूट का धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, तो जहां जहां अलग अलग जगह पर, जिन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जहां राजवाड़े राज किया करते थे, इन्होंने उन राजाओं के साथ संधियां कर ली कि तुम राज करो, भोगो जो तुम्हें भोगना है, बस टैक्स कलेक्शन का काम हमको दे दो, रुपया की डीलिंग हमको दे दो, मतलब सोने और चांदी की। वो डीलिंग उन्होंने लेनी शुरू करी, और वहां से गेम शुरू हुआ पूरा बैंकिंग सेक्टर का, कि तुम यहाँ से आ रहे हो, अरे हमारा एक भाई रोथस्चाइल्ड के जैसे 5 बच्चे थे, तो वो एक हमारा भाई वहां पर रहता है, एक हमारा भाई है, तुम यहाँ से पर्ची ले जाओ, वहां जाकर तुम अपना सोना ले लेना, तो तुम्हें यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां से बैंकिंग शुरू होती है। तो पूरी दुनिया का जो बैंकिंग है वो इस तरह से रोथस्चाइल्ड परिवार के हाथ में चला गया है। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, ये दोनों एक ही चीज है? हाँ, ग्लोबलाइजेशन उसका एक प्रोसेस का हिस्सा है। मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है नई विश्व व्यवस्था, जिसमें सारा कुछ उनके हाथ में होगा, लोकल बॉडी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक सरकार होगी, पूरी दुनिया में एक धर्म होगा, जितने धर्म है सब खत्म हो जाएंगे, और पूरी दुनिया का अनाज उनके काबू में होगा। वो जिसको चाहेंगे कंट्रोल करेंगे, जिसको चाहेंगे आगे बढ़ने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं बढ़ने देंगे। जो आप तुम्हें रोटी मिलती रहेगी। जो ये आप रोथस्चाइल्ड फैमिली का जिक्र करते हो, और आप बोलते हो कि यहाँ से तारें बढ़ती, हमारा पीएम भी कुछ नहीं है, सीएम भी कुछ नहीं है, डीएम भी कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये जाती है वेटिकन सिटी, वहाँ के पोप के पास। कोई आइडेंटिटी है उनकी, कोई नाम है? पोप है अभी, पोप जॉन पॉल क्या नाम है उसको, मैं तो उनके नाम याद। क्या ये वही लोग हैं जब रेल के इंजन का आविष्कार हुआ था तो इन्होंने बोला था कि ये जो है ये तो सेटन की सवारी है, और जो इसमें बैठेगा वो हेल में जाएगा? तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का आम पब्लिक के लिए यूज होने का विरोध किया है। क्या ये वही लोग हैं? देखो, असल में क्या है, सैटर्न, गॉड, ये गेम प्लान इन्होंने इसलिए रखा है, ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा हुआ है ताकि पब्लिक कंफ्यूज रहे, ताकि पब्लिक उसका इस्तेमाल ना करे। क्योंकि जब आप वहां घुस जाओगे ना तो आपको असलियत पता चलेगी। जैसे 3, 6 और 9, ये 3 नंबर यूनिवर्स के सबसे ताकतवर नंबर हैं, और ये लोग उसको 666 को मतलब शैतान का नंबर घोषित कर देते हैं। 666 मतलब इस तरह से ना, वो यानी कि ये जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, पावर को ग्रैब करने वाले लोग हैं, ये उसका इस्तेमाल करते हैं। इनका टोटल जो है वो किसी काम का टोटल 3 है, किसी काम का 6 है, किसी का 9 है, जो डेट्स हैं जिस हिसाब से ये लोग डिजाइन करते हैं। तो इस खेल को समझना जो है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे 25 मार्च 2025 को अगर आप करो, 25/3/25 को अगर आप देखोगे, इसका टोटल भी 3 या 6 मिलेगा। जो डेट पहले से तय थी कि जो ये पेंडेमिक है ये हट जाएगी और बिल गेट्स यहाँ पर आएगा, उस तारीख में यहाँ पर होगा इंडिया के अंदर। आया था वो। हाँ, वो चाय वाले के साथ, डोली के साथ उसका तो ये ड्रामे तो ये चलते रहेंगे। ये इंडियन मीडिया को कोई ना मंदिरों में चला जाता है, वो माल तो देना ही है उसने मीडिया को तो। लेकिन मेन बात असल में क्या है कि
पॉप का भी मेन पर्पस यही है कि किसी भी तरह से, आपने थोड़ी दिन पहले देखा होगा सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इवन नरेंद्र मोदी तक वहां जाकर के कैसे, मतलब ठीक है कटसी कॉल हो सकती है उनकी वहां पर वो ये उद्योगपति जब यहाँ आते हैं, चाहे अभी इस टाइम पे एलन मस्क, और अभी आप देखेंगे जब बिल गेट्स को जूते लगने स्टार्ट होंगे तब एलन मस्क सीन में आ जाएगा। वो आ चुका है सर वो अभी तो बोल रहा है खाली, ताकि क्या है कि हम जैसे लोग जिनको पता है कि बिल गेट्स इतना बड़ा चोर है या कितना बड़ा हत्यारा है, कितना बड़ा खिलाड़ी है, जब वो बोलने वाले लोग एलन मस्क की तरह, उनको एक आदमी चाहिए ना, पीपल वांट टू बी रूल्ड, मतलब उनका रूल क्या, उनका गेम क्या है, वो तब तक कामयाब है जब तक आदमी को कोई आदमी चाहिए अपने ऊपर शासन करने के लिए। जैसे आप ये कहोगे ना कि आप आजाद हो जाओ, ये आदमी आपका शोषण कर रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में जैसे आजकल सत्ता में हुआ तो उसके बारे में बोला जाएगा, जिस टाइम कांग्रेस थी तब हम उनका विरोध करते थे। हम ये बोलेंगे ना कि ये आदमी गलत कर रहा है, तो जो बेचारा मंद बुद्धि कह लो या जिसको अकल नहीं है वो क्या कहेगा, फिर किसका राज आना चाहिए? अरे राज क्यों आना चाहिए? तुम पर कोई राज करे, ये लाइन किसने कही है भाई? सिस्टम बनाना चाहिए, व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें मेरी बात सुनी जाए और मेरे काम हो। उसका राज का क्या मतलब है? राज तो मेरा ही रहेगा ना, जनता का ही रहेगा ना, राज तो जनता का ही रहेगा। ये समझना जरूरी है। वो उसका राजा बना देते हैं जो प्रतिनिधि है, जो तनख्वाह ले रहा है, जो नौकर है, नौकर को राजा का रूप देता है, बोलता है मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। अब जो एलन मस्क है, स्पेसएक्स के मालिक हैं, काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है वो। माने ही जाते हैं सर, माने ही जाते हैं। अरे सेंसेक्स में अभी किसी को रातों रात किसी को बना दो, किसी को गिरा दो। सर जो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे देश से कंपेयर करें, एलन मस्क, उनकी टेक्नोलॉजीज हमसे कितनी आगे हैं वो लोग? हमारे देश के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके। अभी हिसार में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी वाला पहला प्लांट इन्होंने लगाया था हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन आती है, वायरलेस डाटा ट्रांसफर आ गया, वायरलेस डाटा होता है ना, मैं मैसेज भेजता हूं आपके पास डाटा पहुंच जाता है, वायरलेस इंटरनेट भी आ गया है, यानी वायरलेस कनेक्शन आ गया है। तो ये टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी हमारे पुरखों को पहले से ही आता था। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को छोड़ा इसलिए था क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का और अपने शरीर के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। हमारा जो शरीर है ये आयन से मिलके बना है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, नमक भी है, सॉल्ट भी है, तो ये एक तरह से बैटरी है। ह्यूमन सेल, आदमी का जो शरीर के अंदर मौजूद एक एक कोशिका अपने आप में एक बैटरी है। उन कोशिकाओं का सही तरह से इस्तेमाल करके पूरी बॉडी एक ट्रांसफार्मर की तरह है जो खुद बिजली प्रोड्यूस करती है, पावर हाउस की तरह, नॉट ट्रांसफार्मर की तरह। वो बिजली प्रोड्यूस करती है, पावर जनरेट कर रही है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल उन लोगों ने करना भी सीख लिया। अब तो उन्होंने करना सीख लिया, लेकिन हमारे वालों को पहले से पता था। उनको यह पता था कि बिजली की कोई भी आइटम यदि हमारे शरीर के साथ टच होगी या हमसे 6 फुट के दायरे में भी होगी तो वो हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए यदि आप आज से 50 साल पहले के घरों में देखोगे तो उसमें फिटिंग जो होगी ना, वो कैसे होगी कि दीवार के ऊपर पहले प्लास्टिक या लकड़ी का एक वो डंडी लगेगी, उसके ऊपर तारे लगाई जाती थी। आजकल तो फिटिंग अंडरग्राउंड करते हैं ताकि उस दीवार के अंदर ही बिजली देके पूरे घर को ही करंट वाला बना देते हैं। वो तब बाहर पहले लकड़ी लगा के या प्लास्टिक लगा के तब उसके ऊपर तार लगाते थे ताकि करंट से मकान को, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए करंट से नहीं, जब करंट किसी चीज में फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, ठीक है, और उसका जो इंप्रेशन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है वो 6 फुट तक रहता है। ओके। 6 फुट की दूरी जो है ना, बचना है जरूरी 6 फुट की दूरी, वो 6 फुट की दूरी आपको याद रखनी है। तो ये अगर आपसे इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी आइटम कम से कम 6 फुट दूर होनी चाहिए अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो। लेकिन इन्होंने आपके मोबाइल जेब में डाल दिए, इन्होंने हर चीज इलेक्ट्रिसिटी की ले आए, जबकि सारी चीजें मैकेनिकल होनी चाहिए। इन्होंने सब कुछ इलेक्ट्रिकल ले आए, बल्कि कार भी ऐसी लाए कि आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बैठ के चलो, क्योंकि जब आपके शरीर को चार्ज कर दिया जाएगा या चार्ज बॉडी के नजदीक रख दिया जाएगा तो आपका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा और ठीक नहीं सोच पाएगा, अलाइंड नहीं हो पाएगा, एनलाइटन नहीं हो पाएगा, परमात्मा से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए ये लोग आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लाइट कोई भी है, येलो हो फिर भी चल जाएगा, वो भी 0 वाट तक तो चल जाएगा। मैंने लाइट बंद कराई ना उस कमरे में, मतलब लाइट आप अगर अंदर से फील करके देखो ना
तो व्हाइट लाइट जो है आपके पीनियल ग्लैंड पे सीधा ऐसे मुक्के मारती है। पीनियल ग्लैंड ही है जो आदमी को सोचने समझने की और सही गलत का फैसला लेने की क्षमता देती है। ओके। दारू का जो सारा नशे का जो डायरेक्ट अटैक होता है वो पाइनियल ग्लैंड पे ही होता है। नर्वस सिस्टम का बेस मास्टरमाइंड है वो। सेम ये हमारी जो CFL ट्यूब्स है जो व्हाइट लाइट दे रही है। व्हाइट लाइट कोई भी है, आपकी गाड़ी में LED लाइट लगी हुई है जो सामने, वो भी यही काम कर रही है। पीछे बैक लाइट भी LED है, उसको बैक लाइट को ध्यान से देखोगे ना ऐसे चुभेगी वो आपको, मतलब इसी तरह से आपको आपके हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी मूव कर देते हैं। और अगर आप नेचुरोपैथी में जाएंगे या हीलिंग प्रोसेस में जाएंगे तो हीलिंग करने के लिए वो अच्छे वैद्य जो है, जो जानने वाले, शरीर को जानने वाले कहेंगे शरीर को न्यूट्रल करो। न्यूट्रल करने का क्या तरीका है कि कम से कम 20 मिनट तक हर रोज नंगे पैर बिना केमिकल वाली जमीन की घास पे चलो। अरे वो तो हम पहले ही चलते थे, हम तो अपने खेत में नंगे पैर ही रहते थे। हम अपने घरों में भी हमारी कच्ची शाल होती थी, उसके ऊपर गोबर लेपते थे और उसमें रहते थे नंगे पैर। इन्होंने हमको फर्श दे दिए, इन्होंने हमको सड़कें दे दी, इन्होंने कच्ची मिट्टी छोड़ी ही नहीं हमारे लिए कहीं पर भी। हम मॉडर्न हुए नहीं है, हमें बनाया गया है असल में हमको बर्बाद करने के लिए, ताकि आप सोचने समझने की क्षमता खो दो। आपके खाने के अंदर भी अडल्ट्रेशन इसलिए किया गया, आपके बीजों को भी इसलिए छेड़ा गया, आपके जानवरों को का DNA भी इसलिए बदला गया, आपका DNA भी इसलिए बदला जा रहा है, आपको ये टेक्नोलॉजी दी भी इसलिए जा रही है। और ये लाइट केवल और केवल आपकी पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करने के लिए है, केवल आपको बीमार रखने के लिए है। 6 बजे के बाद जब सूरज ही छिप गया भाई, उसका मतलब अंधेरा हो गया। लाइट का क्या करोगे अब? हमारे शरीर के जो अंग मैं दिन में बोल रहा था, तो हमारे शरीर के अंगों के काम करने का टाइम आ गया। अब हमारा लीवर काम करेगा। जब हमारा लीवर काम करेगा तो खाना खाओगे तभी तो करेगा। बिल्कुल। 8 बजे के बाद लीवर काम नहीं करता है, तो यानी कि 2 घंटे अगर उसको पचाने में लगते हैं तो 6 बजे से पहले पहले खाना जिसका हो गया वही खाना है, बाकी तो मल है अंदर, ऐसे ही पड़ा रहेगा। जो अगर कोई बंदा 6 बजे के बाद खाना खा रहा है वो खाना नहीं है, वो मल है, वो शरीर में नहीं लगता है, वो केवल पेट भरता है। और उसके बाद जो जाग रहा है 8 बजे के बाद, वो आने वाले टाइम में बीमार होने के लिए तैयार हो रहा है। इन्होंने तो इंटरनेट ही 10 बजे के बाद देना शुरू किया। ये तो सारे के सारे सीरियल ही 9 बजे के बाद आते हैं। अच्छे कार्यक्रम, अच्छे काम सारे 9 बजे के बाद आते हैं। तो शादियां भी रात को करनी शुरू कर दी, इन्होंने तो ब्याह में भी मल्टीपल ऐसा खाना देना शुरू कर दिया जो एक दूसरे का विरुद्ध आहार है। ये तो ट्रैवलिंग के लिए आदमी बना ही नहीं है, तो ट्रैवलिंग भी करते रहो सारा दिन ट्रैवल से मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हो रहा है। ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, विकास के नाम पर हो रहा है, तरक्की के नाम पर। अभी जो ये नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टेक्नोलॉजी है सर, ये कहाँ लेके जाएगी हमें? ये हमको बिल्कुल बुद्धिहीन बना देगी। बुद्धिहीन तो सर जैसे आप कैलकुलेटर आने के बाद आपने जोड़ घटा करना बंद कर दिया, वैसे ही AI आने के बाद आप कुछ पढ़ना बंद कर दोगे। जो पूछना है AI से पूछ लो ना, फिर AI आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन देगा। अभी बच्चे करने लगे हैं अभी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अभी जैसे ग्रॉक चल रहा है या चैट GPT चल रहा है, अभी लोग बाग उससे पूछ रहे हैं, अभी चैट GPT सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट्स ऑल प्रोग्रामिंग कोड है ये तो। यानी अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये वाली पीढ़ी जो हमारे वाली पीढ़ी है, इसको 50 साल पहले का भी पता है, वो इन्फॉर्मेशन भी लेके बैठी है, तो हमको पता है कि झूठ बोल रहे हैं अभी। तो जब तक हमारी पीढ़ी मरती नहीं है तब तक वो ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारी पीढ़ी के मरने के बाद नई पीढ़ी को तो वो जो इन्फॉर्मेशन देगा, नई पीढ़ी तो उसी को सच मान बैठेगी। उसको तो पता ही नहीं होगा कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय क्या थे, हमारे मतलब BHU क्या था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या बताती होती थी। उनको पता ही नहीं है कि असली नॉलेज क्या है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है और असल में क्या। ये वीडियो जुड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। हम जैसों की वीडियो AI पता लगा लेता ना देवेंद्र बलारा की वीडियो कहाँ है। उनको एक बटन दबाना है कि ये साउंड की फ्रीक्वेंसी वाली वीडियो उड़ जाए, सारे इंटरनेट से गायब एक रात में हो जाएगा देवेंद्र बलारा, पता भी नहीं चलेगा। जब मैं गिरफ्तार हुआ था मास्क वाले मसले पर, जब मैं वहां से बाहर निकला, मेरे पिछले 15 साल की रिसर्च जीरो कर दी थी उन्होंने। बाहर आकर के देखा देवेंद्र बलारा, अभी भी सर्च करोगे वहां सीरियल किलर आता है देवेंद्र। मतलब अभी देवेंद्र बलारा गूगल पर सर्च करोगे ना, तो पहला जो आता है सीरियल किलर देवेंद्र आता है। ठीक है यार, ये क्या बात हो गई यार। जो रिसर्च थी, जो मेरी एजुकेशन का काम था, सारा खा गए एक ही रात में, सब उड़ा दिया सारा कुछ। देवेंद्र बलारा के बारे में कोई जानना चाहे तो कौन है कहने है, तो ऐसे करके आप जब मर्जी उड़ा दो। तो इन्फॉर्मेशन किताबों में स्टोर होता है, किताब पढ़ने की आदत रखी नहीं है इन्होंने। एजुकेशन की हम बात कर रहे थे सर, एक बात हुई थी और वो बीच में रह गई थी। आप PMC मिलने गए थे, उन्होंने आपको किसी IAS ऑफिसर से मिलाया, उसका रिजल्ट क्या रहा सर? मैंने उसके बाद बाकी चीज़ों में घुमा फिरा के बता दिया
ओके, सोशल मीडिया पे आप कैसे बोलोगे किसी के खिलाफ कि मतलब उन्होंने क्या कहा? मतलब ये है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसका रिजल्ट यही निकला कि जिसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ना, हाँ, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। वही कर सकते हैं जो कर वही- सकते हैं। वही नेता नहीं करेगा, अभिनेता नहीं करेगा, सीएम नहीं करेगा, पीएम नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सबको या तो पार्टी फंड में पैसा चाहिए या सबको अपना हिस्सा चाहिए। वही आप आज कर रहे हो। वो हम कर ही रहे हैं। और एक अभी नई टेक्नोलॉजी हमारे कुछ बैंक्स में इंट्रोड्यूस हुई है, ब्लॉकचेन। नहीं है ये, कई साल पुराने हैं। हमारे 2021 की वीडियोस हमारे में बैंक यूज कर रहे हैं, हाँ। जैसे कई बैंक हैं इंडिया के। तो ये क्या है सर, शॉर्ट में बता दीजिए थोड़ा। ब्लॉकचेन में क्या है कि आपकी सारी गतिविधियों का एक डेटा एक आधार के साथ जो भी जुड़ा है, यानी एक आधार के साथ जितने परिवार, मान लो फैमिली आईडी भी जुड़ी है उस आधार के साथ, तो उस फैमिली का जितना डेटा, उस फैमिली का जितना कर्जा, उस फैमिली का जितना पैसा, उस फैमिली के जितने व्हीकल्स, उस फैमिली की जितनी जमीन, उस फैमिली को कब टीका लगा, उस फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति का डेटा, उसके नाम पे क्या क्या है, उसका क्या कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास एक बटन से। दैट इज ब्लॉकचेन। दैट इज ब्लॉकचेन। सब आपका कुछ, सारा इंटीग्रेटेड डेटा, सब कुछ ऑन वन क्लिक, एक क्लिक, वो ब्लॉकचेन है। वो ब्लॉकचेन है। ओके, तो फिर सर इस दुनिया के जो असली मालिक हैं वो तो रोथशाइल्ड और बिल गेट्स जैसे लोग हैं। नहीं, वो अपने आप को मानते हैं असली मालिक हम हैं। जब तक यहाँ पैदा हुआ हर जीव, हर व्यक्ति इस धरती का असली मालिक है और उसको अपने मालिकाना हक क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो कोई नहीं देगा। अभी लाल डोरा है ना, आप अपने घर को क्लेम मत करो, तो सरकार अपने नाम कर लेगी। हाँ, आप क्लेम करना पड़ेगा ना भाई, आपको मालिकाना करना हक। पड़ेगा। हाँ, तो धरती पे मालिकाना हक क्लेम करना पड़ेगा। मालिक है भाई, तुम कौन होते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो एलन मस्क की आप बात कर रहे थे, एलन मस्क की अभी रिसेंट एंट्री हुई है इंडिया में। अभी भाई देखो, इसका पर्पस क्या है? हम इसका यही पर्पस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब बिल गेट्स को जूते पड़ेंगे तो एक आदमी चाहिए जो उसके खिलाफ बोलने वाला हो, तो वो एलन मस्क है। जैसे हम जैसे लोगों को, इन पूंजीपतियों को पता होता है ये हमको बोलने दे रहे हैं। क्यों बोलने दे रहे हैं? इनको लगता है कि कल को देवेंद्र भलारा को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कल को जब ये दिखे कि भाई पूरी सारी सरकारों को गालियां दे रहा है, सारी पार्टियों को गालियां दे रहा है, तो इसी से पूछ लो तुमको क्या चाहिए। हम कहेंगे हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। वो कहेंगे व्यवस्था परिवर्तन कैसे करोगे? मैंने कहा हम जनता को जगाएंगे। बोलेंगे जनता को जगा के करना आसान होगा या सत्ता में बैठकर होगा? तो तुम चीफ मिनिस्टर बन के देखो ना, वहां करके बना देना। हमको मालूम है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में और पीएमओ के हर ऑफिस के अंदर और हर मंत्रालय के अंदर सीआईए का एजेंट बैठा हुआ है। जो भी जनता के हित की बात करेगा और उनके एजेंट उनकी खिलाफत की बात करेगा, सुबह मरा हुआ पड़ा मिलेगा। हमें मालूम है सड़क पे चलता हुआ पड़ा मिलेगा। हमको मालूम है ये गेम वहां से चलता है। हमको ये पता है कि ये सारा तंत्र उनके हिसाब से चलता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर वो लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने लिए, अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे ये कि ये अपोजिशन बन गया है अभी और जनता इसको सोचने लग गई है, तो इसको ही सत्ता हस्तांतरित कर दो, जैसे उन्होंने नेहरू को कर दी थी। कल खेल खत्म, उन्हीं का कठपुतली आ जाएगा। इनको ये नहीं पता है कि जनता से नेता निकालने की तैयारियां हो चुकी हैं, तो वो इसके जाल में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। है कि ये सारा तंत्र उनके हिसाब से चलता है। तो मैं ये कह रहा हूं